ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप देखिएगा कि उनको देख करके ही लगता है कि यार शिक्षक हो ना तो ऐसा हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको आपके आसपास भी मिल जाएंगे, हो सकता है आपके घर में ही हो। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे परिवार से भी आए होंगे जिनके पिताजी या जिनके घर में कोई ना कोई जो है वो शिक्षक हो, ऐसे भी लोग आते हैं। तो उनको देख करके लगता है कि यार शिक्षक बनना ना अपने आप में मतलब एक उपलब्धि ही मानूंगा मैं इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ना भारत की संस्कृति में भी अगर आप देखोगे ना तो टीचर का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है प्रशासन में ना सही, लेकिन हमारे जीवनचर्या में अगर हम कहें तो हमारी संस्कृति के अनुरूप अगर हम बात करें तो माता पिता के साथ अगर उनके समतुल्य किसी को माना गया है तो गुरु है। और ये जो एग्जाम है ना, ये आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वो बन सको। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी अच्छे शिक्षकों की जरूरत भी है क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं, आप सब गए भी हो गए मेरे ख्याल से, कहते ठीक है। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एग्जाम हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि पदों की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है। और हमारे राज्य में वैसे भी शिक्षा व्यवस्था जो है ना, इसको सुधारने के लिए आप ही लोगों को आना पड़ेगा, यंग जनरेशन को ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, पुराने लोग अपना काम कर लिए यार, उन्होंने हमको पढ़ा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना या नॉलेज जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित किया जाना चाहिए, तभी उसमें सुधार भी होता जाता है। ठीक है, तो आपके कंधे पर अब ये जिम्मेदारी है कि आप इस नॉलेज को जो आपने इतने दिनों में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में दे दिया जाए। ठीक है, अगले जो साल है ना, कुछ साल जब तक आपके नौकरी के साल होंगे, सर्विस के जब तक ईयर आपके चलेंगे, तब तक ये मान करके चलना कि आपको केवल और केवल वेतन भोगी नौकर के रूप में काम नहीं करना है, आपको काम करना है छत्तीसगढ़ महतारी के अच्छे बच्चे के रूप में। समझे? और कब बनोगे सर? कब बनोगे? जब ईमानदारी से शिक्षण का काम करो। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो सिलेबस है, ये देखिए सहायक शिक्षक पद हेतु, तो इसमें अलग अलग सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, 30 अंक का, 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, मैंने बताया आपको। 30 अंक का आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी वाला सेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद सामान्य हिंदी है 25 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक के, गणित 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान ये 10 अंक का। तो कुल 150 अंक का सिलेबस आपका होने वाला है। और इन्हीं 150 अंकों में जितना बेहतर आप करोगे, ये मान करके चलो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने अच्छे होंगे। और अगर बैठिए, अगर ये मान करके चलिए कि अगर एक साथ उतनी वैकेंसी आ जाती है, उतनी वैकेंसी अगर एक साथ आ जाती है तो एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अच्छे रैंक पा करके एग्जाम निकालने में मजा अलग है कि नहीं? हाँ सर, तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे से अच्छा रैंक लाइए, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम शुरू कीजिए, है कि नहीं? एक शिक्षक के रूप में भी जब अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करना है आपको, तो आप कहीं ना कहीं अपने उस कॉन्फिडेंस को बाहर लाइए, जिससे जिससे कि आपको पूरे जब तक आप सर्विस में रहेंगे तब तक उससे आपको सेवा करनी है छत्तीसगढ़ महतारी की। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। और ये कैसे बनेगा? जब अच्छे अंक से आप एग्जाम निकाल करके जाओगे। तो ये जो सहायक शिक्षक वाला प्रश्न पत्र है, इसमें 150 अंक का सिलेबस है। इसमें अंकों का विभाजन जो है अलग अलग रूपों में हुआ है। जैसे 30 अंक की आपकी सीडीपी है, 25 अंक हिंदी, 25 अंक अंग्रेजी, 30 अंक गणित है, पर्यावरण 20, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं सर मैं? ये इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि देखो,
अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, देखो नाम इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कंपटीशन होना है इसमें। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी रणनीति बनाने में चूक कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, दो चीजें जरूर रखें अपने पास में। पहली चीज, सिलेबस आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, सिलेबस उस एग्जाम का जिसकी आपको तैयारी करनी है। और दूसरी चीज, पुराने पेपर होने चाहिए आपके पास। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओल्ड पेपर, सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पुराने पेपर आपको बताएंगे कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और ओल्ड पेपर होने चाहिए, पुराने पेपर। अब आप बोलेंगे सर शिक्षक भर्ती तो हुआ ही नहीं है ज्यादा एग्जाम, तो कहां से लाएंगे पेपर? टीईटी तो हुआ है, टीईटी तो हुआ है ना, उसी के बेस पर तो शिक्षक भर्ती होना है। तो टीईटी के जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी के पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये सहायक शिक्षक हेतु आपका सिलेबस है। इसके बाद यदि आप देखें शिक्षक पद हेतु, तो शिक्षक पद हेतु कहने का मतलब है वर्ग 2, ठीक है, और सहायक शिक्षक होता है वर्ग 3। तो शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? देखिए, सीडीपी वहां भी 30 अंक का था, यहां भी 30 अंक का है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, वहां भी 30 अंक, सॉरी 25-25 अंक, यहां भी 25-25 अंक। शिक्षक में आप देखेंगे ना, तो ये वाला जो सेक्शन है ये सहायक शिक्षक से अलग है। वहां पर अकेले गणित 30 अंक का था, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक के आपको पूछे जाएंगे। 15-15 अंक के पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। 15 अंक का विज्ञान और 15 अंक का गणित, ये आपको पूछा जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, यहां पर पर्यावरण के स्थान पर सामाजिक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सहायक शिक्षक में आपको पर्यावरण के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि यहां पर आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर 10 अंक का वहां भी था, यहां भी है। सामान्य ज्ञान 10 अंक का वहां भी था, यहां भी था, यहां भी है। तो दो जगह पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक तो गणित और विज्ञान वाले हिस्से में और दूसरा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन वाले हिस्से में, इन दोनों जगहों पर। क्लियर है? दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि हमको इतने इतने नंबर की ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो 30 नंबर की सीडीपी है ना, 50 नंबर का लैंग्वेज हिंदी प्लस अंग्रेजी मिला करके, कंप्यूटर 10 अंक का, सामाजिक सॉरी सॉरी सामान्य ज्ञान 10 अंक का, ये पूरा भाग जो है यानी 100 नंबर का सिलेबस तो लगभग समान है। 100 नंबर का सिलेबस लगभग समान है। अब ये वाला जो भाग है यहां पर आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है, बस, ठीक है। तो ये अंकों का विभाजन है जो आपको देखने को मिलता है सहायक शिक्षक में और शिक्षक में। अब बात करें कि सर हिंदी का सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि मुझे आगे जाकर के हिंदी पढ़ानी है। तो हिंदी के सिलेबस को भी हम दो अलग अलग भागों में बांट करके देखेंगे। एक देखेंगे शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है, और दूसरा हम लोग देखेंगे सहायक शिक्षक में जो सिलेबस है उसको। तो शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है इसमें आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगे, 8 यूनिट, जिसमें से 7 यूनिट जो है ये व्याकरण के हैं और 1 यूनिट आपको मिलेगा भाषा शिक्षण का, हिंदी पेडागोजी का, ठीक। 7 अध्याय कौन कौन से हैं? देखिए, इकाई 1 में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, ये भाग। कहने का मतलब पूरी की पूरी आपको क्या पढ़नी है? वर्णमाला, वर्णमाला पूरी पढ़नी है, ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर अनार के आम क्या ही तो पढ़े पुराना पेपर देखिएगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे पढ़ना क्या है। वर्णमाला का आशय केवल वर्णों का ज्ञान होना नहीं है, केवल ध्वनियों को पहचानना नहीं है। जब आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ पर वर्णमाला को पढ़ने का अप्रोच बहुत अलग होता है।
यहाँ पर वर्णमाला में केवल आप अनार के या आम के या नहीं पढ़ते हैं, जबकि बल्कि इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि वर्णों को अलग अलग किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप पढ़ते हो ना, जो 52 वर्ण होते हैं, 52 प्रकार की ध्वनियां होती हैं हमारे यहाँ, वो 52 प्रकार की ध्वनियां अनेक आधारों पर अलग अलग तरीके से बढ़ती है। आपने सुना होगा प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थल सबका अलग, सघोष अघोष अलग कहानी है, अल्प प्राण महाप्राण अलग खेल है। तो वर्णमाला जो है, इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी जो है ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हिंदी में, तो ये मान करके चलिए कि वर्णमाला के क्वेश्चन फिर आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। अभी जितने नाम मैंने लिए, प्रयत्न हो गया, अल्प प्राण महाप्राण हो गया, उच्चारण स्थल हो गया, अघोष सघोष हो गया, है कि नहीं, सब अलग अलग चीजें हैं, और इन सभी आधारों को हमको पढ़ना होगा। तो वर्णमाला आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है, और ये मान करके चलिए कि वर्णमाला यदि आपकी अच्छी हुई तो यहां से आपको हेल्प मिलने वाली है संधि में। संधि अगर अच्छी हुई तो संधि से शब्द शुद्धि भी जुड़ेगा, संधि से उपसर्ग भी जुड़ेगा, है कि नहीं। संधि खुद में एक टॉपिक है, बहुत सारी जगह पर संधि काम आने वाली है। तो संधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमको समझना होगा वर्णों को। तो वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्णों का क्या क्या नाम है, ये सारी चीजें आपको आगे जाकर के देखनी है। इसके बाद लिंग, वचन, काल, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से आपके सिलेबस को दिया गया था पिछले बार, बहुत अस्त व्यस्त है ये सिलेबस। ठीक है, कायदे से होना था सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला के बाद संधि होनी थी, संधि के बाद शब्द आने थे, शब्द के बाद फिर उसका विभाजन, तत्सम तद्भव देशज, मतलब अलग तरीके से होना था। यहाँ पर सीधे सीधे उठाया है, कॉपी पेस्ट किया है पिछले वाले को। ठीक, तो इकाई 1 में आपको देखने को मिलेगा शब्द रूप, लिंग, वचन, ये दोनों टॉपिक आते हैं शब्द रूपों के अंतर्गत। फिर एक टॉपिक है आपका काल, फिर है संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका शब्द रूप और शब्द रचना। शब्द रूप के अंतर्गत आप लिंग, वचन, कारक, इन 3 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको कि अस्त व्यस्त क्यों है। शब्द रूप लिखा यहां है और इसके टॉपिक के भाग को लिखा यहां है। ठीक है, तो शब्द रूप के अंतर्गत 3 चीजें हैं, लिंग, वचन और कारक, जबकि शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक आते हैं किसके अंतर्गत, शब्द रचना के अंतर्गत। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये शब्दों का विभाजन है। यहां पर शब्दों का विभाजन करते समय केवल 2 आधारों को लिख दिया है, स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग और अर्थ के आधार पर। लेकिन एक्चुअल में जब आप विभाजन देखेंगे तो वहां पर 5 अलग अलग आधारों का प्रयोग किया जाता है। 5 अलग अलग आधार, प्रयोग के आधार पर अलग भेद होता है, उत्पत्ति के आधार पर अलग भेद होता है, रचना के आधार पर अलग भेद होता है, रूपांतरण के आधार पर अलग भेद होता है, अर्थ के आधार पर अलग भेद होता है। तो अलग अलग भेदों पर शब्दों को बांटा जाता है। आपने देखा होगा कि फलाना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन। तो वो 5 अलग अलग आधार है जिसको हमको पढ़ना है। तो इन 5 आधारों को पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखो यहां लिखा है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति। शब्द शक्ति ऐसा टॉपिक है जो शिक्षक में है लेकिन सहायक शिक्षक में शामिल नहीं है। फिर अगले यूनिट में पद एवं पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह। यहां लिखा हुआ है कारक चिन्ह।
ठीक। अगले यूनिट में आपको क्या मिलेगा? वाक्य, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। ठीक है। वाक्य जो हिस्सा है ये आपको 3 अलग-अलग तरीके से एग्जाम हॉल में दिखेगा क्वेश्चन पेपर में। 3 अलग-अलग टाइप होते हैं। एक में पूछ देता है वाक्य के बेसिक से, यानी वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार, वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य के अंग कौन-कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय वाला कहानी, है ना? इसके अलावा वाक्य से ही ना एक और लिंक जुड़ता है पदबंधों का। ठीक है। तो यहां से एक चीज और इसमें हमको पढ़ना है, वो है पदबंध, क्योंकि यहां पर आप देखना इससे क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं पदबंध से। टीईटी आप देते होंगे तो आपको पता होगा कि पदबंध से तो क्वेश्चन आते रहता है, तो वो हमको देखना है। इसके बाद एक हिस्सा जो है वहां से पूछता है वाक्य शुद्धि। 3 भाग हो गए। वाक्य वाक्य का थ्योरेटिकल भाग हो गया एक, ठीक है। दूसरी चीज पदबंध हो गया, और तीसरी चीज वाक्यों की शुद्धि, ये हमको पढ़ना है। इसके बाद विराम चिन्ह, ये वाला टॉपिक भी आपके सहायक शिक्षक में नहीं है, ये केवल आपको देखने को मिलेगा शिक्षक में। रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक टॉपिक है आपका अपठित गद्यांश। अंतिम जो यूनिट है इकाई नंबर 8, ये भाषाई कौशलों के विकास से संबंधित है। जो 4 भाषाई कौशल है सुबोपली आप पढ़ते हैं, इन चारों भाषाई विकास से, इन चारों भाषाई कौशलों के विकास से संबंधित है। इनका अध्यापन कैसे करना है, कैसे कि वो जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं उनका कैसे प्रयोग करना है, वो जो पियाजे के 4 अलग-अलग चरण हैं उनमें आप कैसे भाषाई विकास को बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको आगे जाकर के देखनी है। तो मोटा-मोटी कहें तो 8 अध्याय हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से 7 अध्याय जो हैं ये पूरे का पूरा व्याकरण से संबंधित है। ठीक, अभी सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद वाले हैं। ठीक है। अब सहायक शिक्षक का यदि सिलेबस देखें तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में 9 अध्याय हैं, जिसमें 6 व्याकरण के हैं और 3 जो हैं वो भाषा शिक्षण के। इसमें इकाई 1 स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन संधि, वही है पहला यूनिट जो आपने पढ़ा, वहां पर सेम वैसा ही। दूसरे इकाई में शब्द रूप और शब्द रचना, सेम यही चीज वहां लिखा हुआ था, है ना। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास और उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर शब्द शक्ति नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा था शब्द शक्ति। यहां पर आप देखोगे तो यहाँ लिंग वचन और डायरेक्ट संधि है, वहां पर लिखा हुआ था एक अलग से टॉपिक काल, है कि नहीं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको शिक्षक में पढ़ने को मिलेगा लेकिन सहायक शिक्षक में शामिल नहीं है। तो क्या क्या टॉपिक है? एक तो काल है, एक तो शब्द शक्ति हो गया आपका, और एक हो गया विराम चिन्ह। ये 3 टॉपिक जो है वो सहायक शिक्षक में नहीं है। तो जो केवल सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देना ये सिलेबस में शामिल नहीं है। बाकी के तो सिलेबस में शामिल है ही। अच्छा, सहायक शिक्षक के पर्टिकुलर कौन-कौन है? सहायक शिक्षक वाले, बाकी सब शिक्षक वर्ग 2 वाले ना? ठीक है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा है सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा क्यों करना है यार, पढ़ लेना, आगे जाके काम ही आना है। क्योंकि टीचर बनोगे तो पहला सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा गणित दे देंगे, कोई नहीं देता, पहले हिंदी पढ़ाना है नहीं। शिक्षक बनोगे तो पहला, क्योंकि प्राइमरी में तो जाना है यार, प्राइमरी में जाना है, मिडिल में जाना है, वहां पे एकदम से आपको बड़े सब्जेक्ट नहीं देते हैं, वहां पर आपको देते हैं छोटे सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दे देगा, ऐसे सब्जेक्ट दे देता है आपको। ठीक है। चलो, ये देखो 6 इकाई तक व्याकरण लगभग वही है जो कि आपने सहायक शिक्षक में देखा है, सॉरी शिक्षक में देखा है। इकाई 7, 8 और 9, ये 3 यूनिट में आपको देखने को मिलेगा भाषा शिक्षण। अब भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया है, क्या क्या चीजें होती हैं भाषाई विकास की प्रक्रिया में,
इसके अंतर्गत कौन कौन से चरण होते हैं, जो 4 अलग अलग चरण हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो हमको इसके अंतर्गत देखना है। इसके अलावा हर चरण में उनकी अवस्था के अनुरूप भाषाई शिक्षण करने के लिए आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन विधियों का आप प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा कुछ बाल मनोवैज्ञानिक जो हैं, उनके मत हमको देखने हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें उनकी मिलती हैं, अलग अलग परिभाषाएं मिलती है, अलग अलग कथन मिलते हैं, अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। जैसे जैसे पियाजे का अलग सिद्धांत है, चॉम्स्की का अलग सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का अलग सिद्धांत है, स्टीफन क्रशन का अलग नियम चल रहा है कि नहीं? स्किनर अलग अपना तरीका बता रहे हैं, सीखते ऐसे हैं बच्चे, तुम क्या बताते हो। तो अलग अलग तरीके हैं सबके। ठीक, तो बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया हमको पढ़नी है। इसके बाद एक हिस्सा आपको दिखता है, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, फिर बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, उस प्रोसेस के क्या क्या गुण होते हैं, ये भी आपको देखना है। फिर है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण और सीखने की उनकी क्षमता। बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास पढ़ना क्या है, यानी चारों जो भाषाई कौशल हैं, वो सब के सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, भाषाई कौशल। ठीक, इसके बाद है मूल्यांकन, असेसमेंट और इवेल्युएशन, दोनों आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। और क्वेश्चन यहां से मान के चलिए कि एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। आकलन, मूल्यांकन, इनकी प्रविधियां, ठीक है, इनकी प्रविधियां कि ये कैसे निकाली जाती है और किस अवस्था में किस प्रकार से आकलन करना या किसका ऐसा मूल्यांकन करना उचित होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे अध्याय नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये आपके सिलेबस का मोटा माटी हिसाब है कि कहां से क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लेकिन ये भी मान के चलो कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हिडन है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा टीटी के एग्जाम में। टीटी के एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लिखे नहीं हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए पूरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो जो मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूं, उन टॉपिक्स में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा भाषा बोध का टॉपिक। तो टॉपिक कौन सा है? भाषा बोध। अब सिलेबस में आपको ये लिखा हुआ कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, आए हुए। आप वो वाला क्वेश्चन देखे होंगे ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, हाँ, इसी सेक्शन का है भाषा बोध का। इसके अलावा आपको पूछता है अनुच्छेदों के बारे में कि भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, मातृभाषा के संबंध में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। भाषा बोध ऐसा टॉपिक होगा जो हो सकता है आपको 2-3 दिन 4 दिन चले, लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर ये 3-4 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं, देखिए। भाषा बोध के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, ये आपको देखना है। हिंदी के विकास क्रम के अंतर्गत वो जो सीक्वेंस आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, टीटी वगैरह में उससे मुठभेड़ हुई होगी उस क्वेश्चन से, ठीक है, टीटी में देखें वो वाला क्वेश्चन, हाँ, पिछले शिक्षक भर्ती में भी आया था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वो जो सीक्वेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, हिंदी भाषा के विकास क्रम के अंतर्गत। हिंदी भाषा के विकास क्रम के बाद, विकास क्रम देखने के बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के संबंध में संवैधानिक
संवैधानिक प्रावधान, यानी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं भाषाओं के संबंध में, ये भी हमको आगे चल करके देखना है। ठीक है, आपने सुना होगा 8वीं अनुसूची के बारे में, सुने हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भाग 17 के अंतर्गत। वो जो भाग 17 है उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और जहां से आने की संभावना हर बार होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। ठीक, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग एंटर करेंगे आपके व्याकरण में। इतना पढ़ने के बाद ये मान करके चलिए कि 3 से 4 दिन भी लग सकता है, 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे कहां? वर्णमाला में। वर्णमाला ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक होगा। अब वर्णमाला के अंतर्गत ऐसा नहीं, मैंने पहले ही बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल 52 वर्णों को बता दिया जाएगा, नहीं। इन 52 वर्णों में जितने कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब इनके कॉन्सेप्ट में वर्णमाला में आप देखना 52 वर्ण हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल 52 वर्ण ही है। इसका पहले तो विभाजन स्वरों में, व्यंजनों में, अयोगवाह में देखा है आपने, संयुक्त व्यंजन में, द्विगुण वर्ण में 52 वर्ण बटे होते हैं। अब ये 52 वर्ण जब आपको याद हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग पहुंचोगे इसके सैद्धांतिक पक्ष में। उच्चारण स्थल क्या होता है, वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, सबको याद है? याद है वर्णों का, सारे वर्णों का? ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, बस 5 वर्ग के याद है। क च ट त प, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, उनके उच्चारण स्थल तो याद रहने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में जिनका उच्चारण स्थल आपको पूछता है, पूछ देगा। व का उच्चारण स्थल ऐसा तो है नहीं कभी नहीं पूछा है, आपने देखा ही होगा। व दंतोष्ठ वर्ण होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है कंठ तालव्य होता है। सर कैसे बना कंठ तालव्य, सब देखेंगे। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थल एक कॉन्सेप्ट है। सघोष और अघोष वर्ण ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर विभाजन, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। स्वरों को देखेंगे तो सर स्वर तो 11 ठो बस होते हैं, इन 11 स्वरों को ही 4 अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, 4 अलग अलग आधार में। आप पढ़ते हो जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ते हो, वर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर। मुखाकृति के आधार पर आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत पढ़ते हैं हम लोग सर। ठीक है, तो 4 अलग अलग आधार हैं जिसपे आप शब्दों को बांटते हैं। मात्रा के आधार पे अलग बांटते हो, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अलग विभाजन होता है वो। तो वो है क्या, ये सारी चीजों पे हम लोग आगे जाकर के चर्चा करेंगे। वर्णमाला के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे शब्द में, और शब्द के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शब्दों का विभाजन। शब्दों को 5 अलग अलग जिन आधारों पर बांटा जाता है उन पर अच्छे से चर्चा होगी, क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है शिक्षक भर्ती के सिलेबस का जो जहां से क्वेश्चन ना आते हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके लिए। सारे भाग इक्वली इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, तो इक्वली मेहनत सब पे करनी है। ठीक, तो दूसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द पढ़ने वाले हैं सर। शब्द टॉपिक बहुत बड़ा है, शब्द टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययों को पढ़ेंगे। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के और अव्यय है। इन 4 प्रकार के अव्ययों को पढ़ेंगे। निपात हमको देखना है आगे जाकर के। निपात पढ़ने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे शब्द रचना के अंतर्गत। और शब्द रचना वाले टॉपिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं सर? शब्द रचना में 4 टॉपिक,
संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो शब्द रचना हो जाएगी जब, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। शब्द रचना के बाद चौथे नंबर पर आप पढ़ेंगे आप लोग वाक्य। शब्द कंप्लीट हो गया, वाक्य। अब वाक्य के अंतर्गत डायरेक्ट वाक्य चालू नहीं करेंगे। वाक्य के अंतर्गत पहले हमको पढ़ना होगा क्या, पदबंध। पदबंध पढ़ने के बाद आपको पढ़ाऊंगा वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, इसके अलावा वाक्य के भेद। 2 अलग अलग आधारों पर बांटते हैं हम लोग वाक्यों को। 2 अलग अलग आधार है ना वाक्यों को बांटने के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो दोनों विभाजन हमको देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आपको अपडेट कराता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, तो ये भेद पढ़ेंगे। इसके बाद अगले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियों में 2 प्रकार की अशुद्धियां हमको मेनली पढ़नी होती है जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो शब्द की अशुद्धि, वर्तनी, और दूसरा आपको पढ़ना है वाक्य की अशुद्धि। अब वाक्य में तो 9 प्रकार की अशुद्धियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 9 प्रकार की अशुद्धियां जहां से क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। अब ये व्याकरणिक अशुद्धियों वाला भाग कंप्लीट जब हो जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं हिंदी शिक्षण। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कहा, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत। हिंदी शिक्षण के पहले आपको 2-3 टॉपिक और कवर कराऊंगा, जैसे काल हो गया, जैसे विराम चिन्ह हो गया, जैसे शब्द शक्ति हो गया, जो केवल शिक्षक में है, सहायक शिक्षक में शामिल नहीं है। उनको भी हम लोग आगे जाकर के कवर करेंगे। अब ये जब व्याकरण वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे कहां, हिंदी शिक्षण में। ठीक है, तो सीक्वेंस एकदम सही है, इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाइए। आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मान करके चलिए कि लगभग आपकी 60 से 70% तैयारी, 80% तैयारी आपकी क्लास में ही करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि एक तो रेगुलरिटी मेंटेन रहे, आपकी रेगुलर क्लास आइए। ठीक है, और दूसरी चीज, होमवर्क यदि कुछ दिया जा रहा है और प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है, आप करिए प्रैक्टिस। आपको अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी कंफ्यूजन होगा। फिर मेरा तो ये मानना है, हिंदी अपनी भाषा है, एक बार सीखो पूरा सीखो। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है, ये मैं आपको कल से इसका सिलेबस कंटिन्यू करूंगा, है ना। कल से इसको मेन पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये भाषा बोध के बारे में। देखें, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, भाषा बोध। कहने को छोटा सा है, 2 शब्दों से मिलकर बना, लेकिन इसके डायमेंशन बहुत सारे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, भाषा क्या है से लेकर के भाषा के प्रकार, इसके अलावा भाषा के गुण, है ना, हिंदी भाषा का विकास क्रम, इसके अलावा भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, ये सब के सब आपको देखना है। तो सबसे पहले तो भाषा की परिभाषा हो जाए। क्या है भाषा? भाषा क्या है? ट्राई करिए, क्या है सर भाषा? बहुत बढ़िया, शैली नहीं माध्यम, है ना। शैली नहीं है, माध्यम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से लगभग इस कक्षा में बैठे सभी लोग इस बात से एकमत होंगे कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है कि नहीं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। सभी जानते हैं इसको। और ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एकदम नवीन भाषा है, नवीन परिभाषा है। नवीन परिभाषा है क्या? एकदम नई परिभाषा है क्या? नहीं।
जिनको नई लग रही होगी परिभाषा, आपको बता दूं कि ये जो परिभाषा है, ये आज से लगभग 2500 साल पहले दी जा चुकी है। लगभग 2500 साल पहले, जब आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा, भाषा की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। लिखने वाले कौन है? आचार्य पाणिनि। इस अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा था आचार्य पतंजलि ने। नाम सुने, है ना? आचार्य पतंजलि ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम रखा उन्होंने महाभाष्य। महाभाष्य। और इसी महाभाष्य में पहली बार हमको परिभाषा मिलती है भाषा की, इस महाभाष्य में। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाचि भावम मनेन उपजन्ते। मेरे हिसाब से बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि नहीं? जिसमें इतने सरल शब्दों में आचार्य पतंजलि ने समझाया है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो बोलकर मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है कि नहीं? तो किसी को नई थोड़ी लग रही अब परिभाषा, पुरानी है ना, अब मान गए ना। सोचो, लगभग 2-2500 साल पहले परिभाषा लिखी गई है। यानी जिस समय दूसरी संस्कृति वाले रहने के लिए घर बनाना शुरू कर रहे थे, हम लोग भाषा पर शोध कार्य कर रहे थे। ये स्टैंडर्ड था हमारा। ठीक है, और आज हम ही को अच्छे से हिंदी नहीं आती, और है ना समस्या। हाँ, ठीक है, चलिए। तो भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करे। ठीक, अब यदि हम थोड़ी सी और बारीकी में जाएं, तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, ये होती है संस्कृत के भाष धातु से। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहां से होती है? संस्कृत के भाष धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। तो भावों को अभिव्यक्त करना, यही कहलाता है बोलना। तो जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाए, बोले, वही क्या है? भाषा है। ये मत है हमारे आचार्य पतंजलि का। ठीक, तो आचार्य पतंजलि ने परिभाषा दी सबसे पहले भाषा की। दूसरी बात, भाषा की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। अच्छा, धातु क्या होते हैं? धातु क्या होता है? धातु, वो मेटल नहीं ना, ये वाला धातु। मूल रूप, किसका मूल रूप? तत्व का। हाँ, ठीक है, अच्छा ट्राई। और किसका मूल रूप? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं को रूट वर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञा से निकला है। ज्ञा, ज्ञा यानी जानना। ठीक है, जैसे जैसे योग शब्द है, जोड़ना, है ना, वो संस्कृत के युज धातु से निकलता है। युज यानी जोड़ना। अब युज का अलग अलग मतलब है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, ये कहलाते हैं रूट वर्ड्स अंग्रेजी में, और इन्हें ही हिंदी में कहा जाता है धातु। यहीं से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसको बोलेंगे क्या? मृदुभाषी। भाषा शब्द है उसमें, है ना? हाँ, ये रूट है उसका। कोई व्यक्ति कम बोलता है, अल्प भाषी। कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, अति भाषी। हाँ,
हाँ, बहुत बोलता है, वाचाल भी है, बहुभाषी, सॉरी बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, वो है बहुभाषी। ठीक है, तो रूट वर्ड है ये, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भाषा शब्द जो है ये इसी धातु से निकली है, ध्यान रखना। षटकोण के ष पे बाकायदा हलंत लगा होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें कि सर वो सब ठीक है, भाषा में गुण कौन कौन से होते हैं, भाषा के गुण, तो भाषा में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे गुण हैं, भाषा के बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से कुछ गुण जो हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको एमसीक्यू के रूप में कभी कभी देता है। तो भाषा के गुणों की यदि मैं बात करूं तो भाषा का सबसे पहला गुण ये होता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का पहला गुण क्या है? परिवर्तनशीलता का गुण। भाषा कोई भी हो, कभी भी स्थायी रूप में नहीं रहती, उसका स्वरूप बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, और ये इस बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से 3 कारण जो हैं इनको भाषा शास्त्री जो है वो स्वीकार्यता प्रदान करते हैं, अपना मत देते हैं। ये कौन कौन से हैं सर? एक तो कारण होता है भाषा भाषा क्षेत्रीयता के कारण प्रभावित होती है। क्षेत्रीयता के कारण इसका स्वरूप स्थायी नहीं रहता, ये बदलती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, भाषा पर प्रभाव पड़ता है समय का, और तीसरी चीज कि भाषा सांस्कृतिक संक्रमण से प्रभावित होती है। भाषा पर इन 3 चीजों का प्रभाव लगातार पड़ता रहता है। क्या क्या चीजें हैं सर? पहली चीज, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। क्षेत्रीयता का प्रभाव आपको भाषा में 2 रूपों में देखने को मिलेगा। एक रूप तो यह देखने को मिलेगा कि एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। जैसे हमारी हिंदी को देख लो, हमारी हिंदी, हम जो छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलते हैं, क्या वो वैसी ही दिल्ली में बोली जाती है? क्या वो वैसे ही गुजरात में बोली जाती है? वो भी तो हिंदी बोलते हैं सर। आप भी हिंदी बोलते हो, गुजरात वाले भी हिंदी बोलते हैं, बांग्ला वाले भी, बंगाल वाले भी हिंदी बोलते हैं, यूपी वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, दिल्ली वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, सब हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन हमारी हिंदी में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। हमारी हिंदी गुजरातियों की हिंदी से थोड़ी तो अलग है, हमारी हिंदी राजस्थानियों की हिंदी से थोड़ी अलग हमारी हिंदी बांग्ला बोलने वाले लोगों की हिंदी से थोड़ी अलग है तो हिंदी ये भी, है तो हिंदी वो भी, लेकिन स्वरूप क्षेत्रीयता के कारण बदल गया है। तो भाषा, एक ही भाषा का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोला जाना, ये भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को दिखाता है। क्लियर है? दूसरा, क्षेत्रीयता का प्रभाव और कैसे होता है सर? देखिए, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी को ले लो, हमारे छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव पड़ता है, हमारे छत्तीसगढ़ पर मराठी का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है सर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में हम ही लोग हैं। जो पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ का, उस पे प्रभाव पड़ता है उड़िया का, और रायगढ़ वाले होगे तो आप लोग जान रहे होगे, लरिया भाषा बनती है वहां से, है नहीं? रायगढ़, महासमुंद का जो सरायपाली वाला एरिया है, यहाँ पे लरिया भाषा बोली जाती है, और लरिया कुछ और नहीं है छत्तीसगढ़ ही। उस पे प्रभाव ज्यादा है किसका? उड़िया का। उड़िया से प्रभावित हो गई है वो। वैसे ही राजनांदगांव वाले हिस्से में आप जाओगे तो वहां पर मराठी भाषा का संक्रमण हुआ है छत्तीसगढ़ी से, और मराठी और छत्तीसगढ़ी के संक्रमण से खलटाई भाषा विकसित हो गई है। तो भाषाओं का संक्रमण होता रहता है, एक भाषा जो है वो दूसरे से प्रभावित होती रहती है। क्यों होती है सर? क्योंकि वो उस क्षेत्र की विशेषता है। तो क्षेत्रीयता के कारण भाषा जो है वो प्रभावित होती है, और अगर क्षेत्रीयता के कारण भाषा प्रभावित हो रही है तो उसका स्वरूप स्थायी कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आप खुद सोचो, नहीं हो सकता सर। दूसरी चीज, भाषा पर प्रभाव पड़ता है किसका?
क्षेत्रीय इसका समय का। अब समय का प्रभाव जो हमारी भाषा पर पड़ता है, उसके पीछे जो रीजन है ना, उसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन कहीं ना कहीं हमारी खुद की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन टेंडेंसी, मानवीय प्रवृत्ति से। क्या सर? मानवीय प्रवृत्ति यही है कि हम कठिन शब्दों का उच्चारण करना चाहते ही नहीं है। हम कठिन शब्दों को भी अपने तरीके से सरलीकृत कर लेते हैं, करते हैं। अब यदि किसी शब्द का स्वरूप आप बदल रहे हो तो भाषा का स्वरूप तो ऑटोमेटिकली बदलेगा ना, है कि नहीं? ट्रैक्टर को ट्रैक्टर बोल रहे हो, स्वरूप बदला, बदल गया सर। अब कोई आदमी मेरे सामने आकर के बोले ट्रैक्टर लाने जाना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, खेत खार वाला भाई है हमारा, है कि नहीं? हाँ सर। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है जो बनावटी अंदाज में किसी शब्द को बोलता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये फलाना क्षेत्र से बिलोंग करता होगा, ऐसा। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है ना, इसकी सरलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम उसको कैसा उच्चारित कर रहे हैं। अब देखो, आप खुद इसको सोचो, क्या 300 400 या 500 साल पहले हिंदी नहीं बोली जाती रही होगी? बोली जाती थी सर। इसके साहित्य तो हमको लगभग 11वीं सदी से मिलते हैं, 10वीं सदी से मिलते हैं ना, मिलते हैं सर। 983 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, 993 993 जी, वहां से साहित्यों का प्रमाण मिलता है, वहां से हिंदी बोली जा रही है। तो 400-500 साल पहले भी तो हिंदी का अस्तित्व था ही। लेकिन सोचो, क्या उस समय की हिंदी ठीक वैसी ही रही होगी जैसे आज की है? वैसी ही रही होगी? नहीं सर, उस समय की हिंदी अलग रही होगी। अब जो है बदल गई है। क्यों बदल गई है सर? इसलिए बदल गई है क्योंकि हमें बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करना कठिन लगता है कि नहीं? क्षीर बोलना कठिन था, खीर बना दिए। क्षीर बोलना कठिन था, खीर बना दिए। अखरोट बोलना कठिन था, अखरोट बना दिए। हाँ, क्षीर है, ठीक है, लेकिन बोलते तो खीर हो ना यार। दुग्ध बोलना कठिन था, कौन बोलते हो बताओ तो? कोई बोलते हो? नहीं बोलते सर, सब दूध ही बोलते हैं उसको, है कि नहीं? हाँ। करपट बोलना कठिन था, कपड़ा बना दिए सर। नारिकेल बोलना कठिन था, नारियल लेके जाते हो अब। पहले नारिकेल लेके जाते थे मंदिर रतनपुर, अब नारियल लेके जाते हो। पहले कदली खाया जाता था, अब केला खाते हैं। पहले आम्र फला करता था पेड़ों पर, अब आम फलते हैं। हाँ, तो तत्सम शब्द ही तो प्रमाण है इस बात के कि हमारे शब्दों का स्वरूप जो है वो शुरू से ऐसा नहीं रहा है। ये पहले किसी और रूप में थे, हमने उसको सरल किया है कि नहीं? ये क्या है सर? ये भाषा पर समय के प्रभाव को दिखाता है। और ये जो प्रभाव है, इसके पीछे भी अगर देखें तो ये मानवीय प्रवृत्ति ही बैठी हुई है। ठीक, चलिए, तो भाषा क्षेत्रीयता के कारण सरल हुई, समय के कारण सरलीकृत हुई, सांस्कृतिक संक्रमण का भी प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अब ये सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है सर? सांस्कृतिक मतलब तो समझ आ गया होगा, संस्कृतियां। संक्रमण का मतलब क्या होता है सर? मिलना। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मेल होना, इस अवस्था को ही कहा जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। और जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, एक संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व के रूप में चले जाते हैं। यानी एक के तत्व चले जाएंगे दूसरे के में और दूसरे के चले आएंगे पहले के में। होता है ऐसा, जब भी दो संस्कृतियां मिलती हैं ये होता ही है। अगर नहीं होता तो आज हम अंग्रेजी के इतने सारे शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं पाते। कर पाते क्या? आप खुद सोचो ना। ये तभी संभव हो पाया ना जब उनकी संस्कृति से हमारा संक्रमण हुआ और उनकी संस्कृति से शब्द निकल करके हमारी भाषा में आ गए। तो आज हम उनका प्रयोग करते हैं और इतना घुल मिल गए हैं ये हमारी भाषा में कि हम उनका हिंदी अनुवाद करना भी नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? आलू का कौन हिंदी जानना चाहता है? कोई नहीं। प्रयोग करते हैं सर, आलू वाला, आलू दुकान वाला भी आलू समझता है, मैं भी आलू समझता हूं, कौन पचड़े में पड़े? क्या बोलते हैं उसको?
है कि नहीं? हाँ, कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट पसंद है सर, बस क्रिकेट पसंद है, खत्म बात। किसी और को भी बोलूँगा क्रिकेट, हाँ सर, उसको भी समझ आ जाता है शब्द, मुझे भी समझ आता है, खत्म बात। है कि नहीं? हाँ सर, पुलिस बोलने से पुलिस समझ आता है सर, दंडनायक नहीं बोलने जाऊँगा मैं। बोलने जाऊँगा क्या? दुर्ग रक्षक नहीं बोलूँगा सर मैं उसको, पूर्वपति नहीं बोलूँगा सर। उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोलूँगा सर, पुलिस वाला है, आया है, 500 माँग रहा है। ठीक है। नहीं जानना है ना यार। ऐसा कोई ऑफिशियल शब्द है ही नहीं हिंदी का, ठीक है? क्रिकेट का कोई ऑफिशियल शब्द है ही नहीं, ठीक है? हाँ। हैं? पता नहीं यार। ठीक है? हाँ, फुटबॉल को बोलते हैं पाद कंदुक बोला जाता है, पैर से खेला जाने वाला बॉल, ठीक है? हाँ। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारी संस्कृति में, ट्रैक्टर का कौन हिंदी जानना चाहता है बताओ ना? कोई नहीं जानना चाहता। ट्रक का कौन जानेगा? कोई नहीं जानना चाहता सर। नहीं जानना चाहते ना? नहीं जानना चाहते सर, क्या करेंगे जान के? अगर सामने वाले को हमारी भाषा में ये चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, मेरा संवाद जितने आसानी से हो पा रहा है, मैं उसकी भाषा को उतना ही अच्छा कहूँगा, है कि नहीं? जिसकी बातें मुझे सहजता से समझ आ रही हैं, उसी की भाषा को मैं अच्छा कहूँगा ना, कि कोई एकदम कठिन-कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जानबूझ करके भाषा पांडित्य का प्रदर्शन हो रहा है, तो उसकी भाषा को मैं उतनी तवज्जो नहीं दूँगा, है कि नहीं? आप इस बात को खुद सोचो ना यार। 4 दोस्त अगर बैठे हो ना, तो जिस भाषा में आप संवाद करते हो, हँसी-मज़ाक, ये जोक सुना रहा है ना, आप ज़्यादा हँसोगे। लेकिन अगर कोई टीचर आपको सुना रहा है ना, तो आप कम हँसोगे। रीज़न पता है? यहाँ पर भाषा थोड़ी-सी औपचारिक हो जाती है। वहाँ पर आपकी भाषा जो होती है ना, वो अनौपचारिक होती है और अनौपचारिक चीज़ें ना बहुत जल्दी से आप ग्रहण कर पाते हो। होता है ये चीज़? हाँ, ठीक है? और ये चीज़ें आपको आकलन और मूल्यांकन में देखने को मिलेंगी। जब भाषाई विकास का आकलन किया जाता है तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं अनौपचारिक रूप से जाकर के शिक्षक अवलोकन करे। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? खैर वो आकलन आएगा तो उसको पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि भाषा की परिवर्तनशीलता का एक कारण सांस्कृतिक संक्रमण भी होता है, ठीक? क्यों होता है सर? क्योंकि दूसरी भाषा से शब्द आए, हमने अपनी भाषा में शामिल किए, भाषा का स्वरूप क्या हो गया? बदल गया। ठीक है? बदल गया। तो ये क्या है? भाषा की परिवर्तनशीलता का कारण है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। याद रहेगा? याद रहेगा? अभी ये समझ लो कि मैं आपको केवल ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है आगे जाके। ठीक है? आपको भाषा पढ़नी है ना? तो भाषा है क्या? ये देख रहे हैं हम लोग। क्योंकि आगे जाकर के आपको हिंदी का शिक्षण भी पढ़ना है, हिंदी अध्यापन करना है ना? तो हिंदी अध्यापन करने के लिए भाषा क्या है, इस चीज़ पर तो कमांड होनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए हमको, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं और अभी थोड़ी देर में आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी, है ना? कंप्यूटर को एक एंड से हम लोग चलाएँगे कुछ दिनों तक, यानी उसके सिलेबस कंप्लीट होने तक। उसके बाद फिर और सब्जेक्ट आपका लगेगा। टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस लगती रहेंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और कोई भी समस्या होती है, तो सारे शिक्षक उड़ान आईएएस अकादमी के, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हमेशा आपके साथ है। वैसे भी आप लोग जब टीईटी देने गए होंगे तो उसके पहले कोई आए थे यहाँ अटेंड करने क्लास? ठीक है, 12-12 घंटे की यहाँ से क्लास चली थी, लाइव क्लासेस। तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, निश्चिंत रहिए, है ना? तैयारी कीजिए, एक बार पढ़ना है, शिक्षक बन गए ना, बस फिर गंगा नहा डरेंगे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर कल। कोई सवाल? हुँ। हाँ, सीटेट के लिए आप पढ़ सकते हैं ना। हाँ, हाँ, हिंदी यही है। वहाँ पे बस ये रहता है कि 15 नंबर का व्याकरण आता है, 15 नंबर पेडागोजी आपको पूछता है अलग से। नहीं, 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 नहीं। ये जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी 15 डेज़ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर 15 डेज़ के बाद सीडीपी वाले सर आएँगे आपके। वो आपका सिलेबस आगे बढ़ाएँगे, उसका सीडीपी का, ठीक है? साथ में इंग्लिश वाले जो हैं, वो अपना सिलेबस आगे बढ़ाएँगे।
मैं और मैथ्स वाले सर वहाँ चले जाएँगे। फिर हम लोग फिर वहाँ यहाँ वापस आएँगे, जहाँ से छूटा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा आपका सिलेबस जो है ना वो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई सब्जेक्ट छूट रहा है। हर 15-15 दिन में आपका रोटेट होता रहेगा वो। ठीक है? हुँ। और कोई सवाल? चलो, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। ठीक है?